अध्याय 61। चू यांग। रात शांतिपूर्वक बीत गई और सूरज निकलते ही किंग ली ऊपर चली गई और कल शुरू की गई जड़ी बूटियों की छंटाई को पूरा करने के लिए छोटे लकड़ी के घर के बाहर चली गई। लगता है कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। छोटे लकड़ी के घर से बाहर आते हुए जुवान हाव ने नदी के उस पार देखा और किंग ली को देखा, जो अपने द्वारा इकट्ठी की गई सभी जड़ी बूटियों को छांटने में व्यस्त थी। लगता है मैं अभी जाकर देख लूं। किंग ही, मैं बाहर जाकर कुछ लोगों को देख लूंगा जो अभी अभी आए हैं, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इतना कहते हुए जुबान हाव ने अपनी तलवार निकाली और उस दिशा में उड़ गया जहां से लोग आ रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग ही ने बस हल्का सा सिर हिलाया, अपने मालिक के जाने की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। उसने जो जड़ी बूटियां इकट्ठी की थीं, वे बहुत जरूरी थीं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं अंततः उन्हें खोने में कामयाब रहा। उस नदी से कुछ ही दूरी पर जहां जुबान हाव और किंग ही उस समय मौजूद थे, एक युवक जंगल में भागा, लगातार अपने कंधों के पीछे देखता रहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। वह पिछले 2 सप्ताह से दौड़ रहा था और अंततः अपने और अपने पीछा करने वालों के बीच कुछ दूरी बनाने में सफल हो गया था। चाहे कुछ भी हो, मुझे खड़ तक पहुंचना ही है। जब तक मैं वहां तक स्पिरिट बूटी पहुंचाने में कामयाब हो जाऊंगा, मैं वहां से निकलकर ठीक हो जाऊंगा। आंखें सिकोड़ते हुए युवक की नीली आंखें अचानक कुछ मीटर आगे झाड़ियों पर घूम गईं, तभी वह अचानक रुका और अपनी पीठ पर बंधा एक भाला आगे लाया। जब सूर्य ऊपर पत्तों के बीच से झांकता था तो भाला घातक प्रकाश से चमक उठता था, जिससे भाला पहले की अपेक्षा और भी अधिक भयावह दिखाई देता था। सरसराहट टिल्ड। युवक के सामने झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई, क्योंकि काले कपड़े पहने कई व्यक्ति अपने हथियार निकाले हुए बाहर आ गए। चू यांग, अब तुम भाग नहीं सकते। शैतान अमर जैड हमें सौंप दो और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि तुम बिना किसी कष्ट के मरोगे। थोड़े गहरे रंग के कपड़े पहने और कंधे पर एक छोटा लाल सितारा लगाए एक लंबा आदमी आगे आया और चुयांग नाम के उस युवक से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि वो जैड किस काम का है? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिना किसी लड़ाई के उसे यूं ही सौंप दूंगा? बिना कुछ कहे चुयांग अपने बाएं तरफ से आए काले कपड़े पहने एक आदमी पर झपटा और उसके सीने में चाकू घोंप दिया। पल भर में उसकी मौत हो गई। चुयांग, स्वूश। काले कपड़े पहने आदमी के गुस्से को सुनने के लिए रुकना न चाहते हुए चुयांग ने उस खुले स्थान का उपयोग करके जल्दी से उस घेरे से बाहर निकला जो बनाया गया था, और आत्मा जड़ी बूटी के साथ खड़ की ओर भागा, उसे पकड़ने। काले कपड़े पहने लोगों के नेता की आवाज सुनकर चुयांग ने पास की एक नदी को पार किया और पूरी गति से खड़ की ओर दौड़ा। स्विश टिल्ड। अपने सिर के पास से गुजरते हुए क्यूई की मोटी परत में बंद एक तीर को महसूस करते हुए चुयांग को अपनी रीढ़ की हड्डी में हल्की सी सिहरन महसूस हुई, क्योंकि वह बड़ी मुश्किल से एक तरफ जाने में कामयाब रहा। ऐसा लग रहा था कि काले कपड़े पहने लोग उसे दोबारा बोलने का मौका नहीं देंगे और उसे वहीं मार डालेंगे। अगर उनसे उसे जिंदा लाने को भी कहा जाए तो भी ऐसा लग रहा था कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। खैर, उसे भागने देने से बेहतर है कि उसकी लाश वापस ले आओ। वहां लगभग जंगल में तेजी से भागते हुए चुयांग को मन ही मन खुशी हुई कि वह खड़ जिसमें आत्मा जड़ी बूटी थी, एक आत्मा घाटी में स्थित थी। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सामान्य से ज्यादा घनी क्यूई होने के कारण उसके पीछा करने वाले के लिए अपनी जगह पर बने रहना मुश्किल हो गया था। सचमुच यह एक छिपे हुए आशीर्वाद जैसा था। ये रहा स्पिरिट जड़ी बूटी वाली खड़, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे याद थी। चुयांग आखिरकार स्पिरिट घाटी के अंदर एक खड़ के सामने रुक गया। आमतौर पर किसी आत्मा घाटी के अंदर की गहराई में हर तरह की जड़ी बूटियां होती हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां एक भी जड़ी बूटी नजर नहीं आई। खड़ के आसपास के इलाके में एक भी नश्वर श्रेणी की जड़ी बूटी नजर नहीं आई। चुयांग ने इस असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय वह उत्साह से खाई में कूद गया और उसके गहरे भाग की ओर दौड़ पड़ा। चुयांग के खड़ में कूदने के 10 सेकंड बाद ही कई काले कपड़े पहने हुए आदमी वहां प्रकट हो गए, जहां वह खड़ में प्रवेश करने से पहले खड़ा था। वह खड़ में क्यों घुसा? क्या वह खुद को किनारे करने की कोशिश कर रहा है या उससे कोई गलती हो गई? कंधे पर लाल सितारा लिए काले कपड़े पहने आदमी ने उत्सुकता से पूछा और अपने अधीनस्थों की ओर उत्सुकता से देखा। महाराज, हो सकता है कि उसे खड़ के अंदर छिपने की जगह या कोई गुप्त रास्ता पता हो। काले कपड़े पहने एक व्यक्ति ने सरदार के जिज्ञासु प्रश्न का उत्तर दिया। मैं समझ गया, चुयांग वाकई बहुत फिसलन भरा है, इसलिए उसने जरूर कोई योजना बनाई होगी। अंदर जाते समय सावधान रहना और उसके किसी भी छिपे हुए हमले या जाल से सावधान रहना। अपने अधीनस्थ की बात पर सिर हिलाते हुए नेता सावधानी से दूसरे काले कपड़े पहने आदमियों के साथ खड़ में चला गया। ऊपर आकाश में जुबान हाव उत्सुकता से पूरे पीछा करने के दृश्य को देख रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या किया जाए और चुयांग नामक युवक को कैसे प्रभावित किया जाए। इसका कारण सरल था, 57 की प्रतिभा। इसके अलावा जुबान हाव ने अपने नए शिष्य के साथ आने वाली परेशानी के बारे में भी सोचा।
लेकिन यह वास्तव में कोई समस्या नहीं थी, और यदि थोड़ी बहुत परेशानी थी भी, तो वह किंगी द्वारा पहले से लाई गई समस्या से अधिक नहीं हो सकती थी। पीछा कर रहे लोगों से उसने जो सुना था, उसके अनुसार चुयांग ने उनसे कुछ चुराया था जो जाहिर तौर पर किसी महान दानव या किसी चीज को बुलाने में मदद करेगा। चुयांग को काले कपड़े पहने राक्षस उपासकों से राक्षस बुलाने वाली चीज लेने के कारण एक अच्छा व्यक्ति माना जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि काले लुटेरों ने छोटे लड़के को घेर लिया है। नीचे देखते हुए और चुयांग को घेरे हुए काले लुटेरों को देखकर जुवान हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने कार्रवाई करने और अपने भावी शिष्य को सुरक्षित करने का फैसला किया है। अध्याय 62, जंगल में एक नए शिष्य को पकड़ना। आत्मा जड़ी बूटी यहीं आसपास होनी चाहिए। उत्साह से खड्ड के गहरे क्षेत्र में प्रवेश करते हुए चुयांग ने चारों ओर देखा और ये देखने की कोशिश की कि वह क्या खोज रहा था। कुछ ही सेकंड बीते और उसका पहले का उत्साहित चेहरा निराशा में बदल गया। क्यों? ये यहाँ क्यों नहीं है? उस जगह की ओर देखते हुए जहां स्पिरिट जड़ी बूटी होनी चाहिए थी, उसे जमीन में बस एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। ये साफ सबूत था कि कोई पहले भी यहाँ स्पिरिट जड़ी बूटी खोदने आया था। कौन? वो कौन था जिसने मेरी आत्मा की जड़ी बूटी ले ली? अपने पीछा करने वालों की आभा धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ती हुई महसूस करते हुए चुयांग ने हताश होकर इधर उधर देखा और पाया कि वह फंस गया है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता काले कपड़े पहने उन लोगों के बीच से होकर गुजरना था जो उसका पीछा कर रहे थे, और उनके द्वारा उसे फिर से भागने का एक और मौका देने की संभावना लगभग नगण्य थी। स्विश टिल्ड। काले कपड़े पहने लोग तुरंत प्रकट हुए और चुयांग को घेर लिया। इस बार उन सभी ने अपने हथियार निकाल लिए थे और वे चुयांग की प्रत्येक गतिविधि पर सावधानीपूर्वक नजर रख रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो हमें यहाँ क्या मिला। क्या तुम फंस गए हो? काले कपड़े पहने लोगों का नेता चुयांग के चेहरे पर निराशा और हताशा देखकर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास भागने का कोई गुप्त रास्ता या जाल नहीं था। हो सकता है कि इतने लंबे समय तक पीछा किए जाने के तनाव के कारण वह गलती से खड्ड में प्रवेश कर गया हो। ये सोचकर नेता ने राहत की सांस ली। कम से कम उसे चुयांग का पीछा करने में अब और समय नहीं लगाना पड़ेगा। उसे पकड़ो। ये कहते हुए नेता और चुयांग को घेरे हुए काले कपड़े पहने लोग तुरंत हरकत में आ गए और उन सभी ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चुयांग बड़ी मुश्किल से प्रतिक्रिया दे पाया। उसने काले कपड़े पहने व्यक्ति के पहले कुछ हमलों को भाले से रोक दिया, इससे पहले कि नेता ने उसे बेहोश कर दिया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बीच जुवान हाओ नीचे हो रही लड़ाई से कुछ ही मीटर ऊपर तैर रहा था, क्योंकि वह एक महाकाव्य प्रवेश करने और अपने होने वाले शिष्य को विस्मित करने का रास्ता खोज रहा था। चूंकि उन्हें हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने इंतजार करने और ये देखने का निर्णय लिया कि दबाव में उनका भावी शिष्य कैसा व्यवहार करेगा। दुख की बात है कि ऐसा लग रहा था कि काले कपड़े पहने लोगों ने उस छोटे लड़के को बेहोश करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि नेता ने अब बेहोश हो चुके चुयांग को जल्दी से अपने कंधों पर फेंक दिया और अपने होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ खड्ड से बाहर निकलने लगा। हाँ, ये तो उम्मीद से भी आसान था। हमें उस छोटे से आदमी को मारना भी नहीं पड़ा। लगता है वो पहले इतनी भाग दौड़ से सचमुच थक गया था। टिल्ड। विजयी भाव से मुस्कुराते हुए नेता और उसके आदमी आपस में बातें करने लगे। उन्हें जुबान हाओ का धीरे धीरे काला पड़ता चेहरा अपनी तलवार पर कुछ ही मीटर ऊपर तैरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। आहम। काले कपड़े पहने पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने हाथ पर खांसते हुए जुबान हाओ ने नीचे देखा और पाया कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, क्योंकि वे लोग खुशी से उन पुरस्कारों के बारे में बात कर रहे थे जो उन्हें चुयांग को अपने साथ वापस लाने पर मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब वे खड्ड से बाहर निकलने वाले थे तो जुबान हाओ ने दोबारा खांसकर उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर उसके बगल में तैरता हुआ आ रहा था। स्वूश। उसने अपनी पूरी ताकत से पास खड़े काले कपड़े पहने एक व्यक्ति पर पत्थर फेंका। पत्थर उसके सिर के आर पार हो गया, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। अरे बूढ़े हो, तुम अपने हिस्से के स्पिरिट स्टोन से क्या खरीदने वाले हो? थोड़ी मस्ती के लिए संप्रदाय के सराय में जा रहे हो? हे। पिछली बार जब तुम वहां गए थे तो तुम्हें अंदर वाले बुजुर्ग की बेटी को परेशान करने के लिए बाहर निकाल दिया गया था। क्या तुम्हें लगता है कि अब वे तुम्हें अंदर जाने देंगे क्योंकि तुम्हारे पास कुछ स्पिरिट स्टोन है? यह न जानते हुए कि उसका दोस्त अभी अभी मरा है, काले कपड़े पहने एक आदमी ने अब मृत बूढ़े हु के कंधे पर हाथ फेरते हुए मजाक में कहा। धमाका। ओ बूढ़े हु। अपने दोस्त का शरीर अचानक जमीन पर गिरते और उसके सिर में एक छोटा सा छेद होते देख काले कपड़े पहने आदमी ने कांपते हुए अपने अब मृत दोस्त को पुकारा। सब लोग, हमारे साथ लोग हैं। नेता ने जैसे ही शव के जमीन पर गिरने की आवाज सुनी, वह पलट गया और सभी ने अपने हथियार निकाल लिए और सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण करने लगे। बाहर आओ और हमारा सामना करो, काय। जब हम तुम्हें पालेंगे तो छिपने से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। नेता ने चुयांग के बेहोश शरीर को नीचे रख दिया और बहादुरी से पुकारा। आहम। पहले से भी अधिक जोर से खांसते हुए जुबान हाओ ने काले कपड़े पहने लोगों को गुस्से से घूरा,
क्योंकि उन्होंने अंततः उसके चेहरे पर हैरान और भयभीत भाव के साथ देखा। कम से कम जुबान हाउ को यह विश्वास करना पसंद था कि दुख की बात है कि सभी काले कपड़े पहने लोग नकाबपोश थे। तुम कौन हो? यह महसूस करते हुए कि प्रतिद्वंद्वी चुपचाप उनके ऊपर तैर रहा था और अपनी तलवार पर आलसी सा बैठा था, स्पष्ट रूप से परेशान था। नेता को पता था कि प्रतिद्वंद्वी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वे निपट सकें। स्विश टिल्ड। नीचे तैरते हुए जुवान हाउ समूह के सामने उतरा। जिस तलवार पर वह पहले बैठा था, वह उसके पैरों के जमीन पर पड़ते ही उसकी बगल में बंधी हुई म्यान में उड़ गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काले कपड़े पहने आदमियों का समूह पसीने से तरबतर था और उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही थी। सन्नाटा उन्हें अंदर तक हिला रहा था। वे अपने हथियार कसकर पकड़े हुए जुबान हाउ के बोलने का इंतजार कर रहे थे। पहले आक्रामक और खून के प्यासे काले कपड़े पहने लोग अब कितने आज्ञाकारी हो गए थे। इस पर भौहें चढ़ाते हुए जुबान हाउ ने सोचा कि उनके साथ क्या किया जाए। उन्हें मार डालें या जाने दें। उन्हें मारने से कोई परेशानी नहीं होगी और वह आसानी से यह सुनिश्चित कर सकता था कि किसी को पता भी न चले कि वे यहाँ मर गए हैं। दूसरी ओर, उन्हें जीवित रखना मुसीबतें लेकर आएगा, क्योंकि उनके पीछे जो भी शक्ति है, वह स्पष्ट रूप से उस अमर शैतान को चाहती है जो उसके भावी शिष्य ने उनसे छीन लिया था और उसे प्राप्त करने के लिए दूसरों को भेजेगी। संभवतः वह उसके सामने मौजूद फाउंडेशन स्थापना साधकों से भी अधिक शक्तिशाली होगा। उन्हें जीवित छोड़ने का एकमात्र सकारात्मक पहलू यह होगा कि उनका भावी शिष्य भविष्य में उनसे बदला ले सकेगा जब वह पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएगा। स्वूश। इससे पहले कि काले कपड़े पहने लोग प्रतिक्रिया कर पाते, जुवान हाउ की तलवार की नियत फैल गई और वह केंद्र में आ गया, जिससे सभी काले कपड़े पहने लोग तुरंत मारे गए, जबकि चू यांग पूरी तरह से सुरक्षित रह गया। उन्हें जिंदा छोड़कर अपने भावी शिष्य को बदला लेने दून। इसमें कितना समय लगेगा और वे उससे पहले कितनी मुसीबतें ला पाएंगे? सोचकर जुबान हाउ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्हें जीवित छोड़ देने से भविष्य में बहुत अधिक परेशानी आएगी। इसकी तुलना उस लाभ से नहीं की जा सकती जो उनके भावी शिष्य चू यांग को उनसे स्वयं निपटने से मिलेगा। इसके अलावा जुबान हाउ को बमुश्किल ही अंदाजा हो पाया था कि काले वस्त्र पहने लोगों के नेता ने अपनी मौत से पहले एक संचार उपकरण का इस्तेमाल किया था। शायद वह अपने पीछे खड़े लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। जितनी जल्दी हो सके स्पिरिट वैली को छोड़ना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। ये सोचते हुए जुवान हाउ ने मन ही मन मुस्कुराया और चू यांग को उठाकर नदी की ओर वापस उड़ गया, जहां किंगी युद्ध में लूटे गए सामान को छांट रही थी। शिष्यों को सफलता के लिए तैयार करना। C63 उड़ती तलवार संप्रदाय की ओर वापसी। पब फ्यूचर विज्ञापन। अध्याय 63 उड़ती तलवार संप्रदाय में वापसी। गुरुजी, वह कौन है? शायद वही व्यक्ति जिसे आपने पहले महसूस किया था। किंग यी ने उत्सुकता से जड़ी बूटियों को छांटते हुए ऊपर देखा और बेहोश चू यांग को देखा जिसे जुबान हाउ अपने साथ वापस लाया था। हाँ, उसे ऐसे ही पड़ा हुआ पाया था, इसलिए मैं उसे वापस ले आया। वह काफी प्रतिभाशाली लग रहा है, इसलिए मैंने उसे अपने साथ संप्रदाय में वापस लाने के बारे में सोचा, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह किसी तरह घायल हो गया था। जुबान हाउ ने सिर हिलाते हुए किंग यी को जंगल में मिले एक अनजान व्यक्ति को अपने साथ वापस लाने की अपनी योजना के बारे में बताया। मैंने पहले जो जड़ी बूटियां पाई थीं, उन्हें छांट लिया है। क्या अब हम वापस चलें? बची हुई कुछ जड़ी बूटियां तकिए के खोल में डालते हुए, जिसे उसने जड़ी बूटियां रखने के लिए ज्यादा जगह बनाने के लिए खाली कर दिया था, किंगी ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर पूछा। हाँ, हमें जितनी जल्दी हो सके वापस लौट जाना चाहिए। हम रात में लाल धूल के रेगिस्तान में फंसना नहीं चाहते। जाहिर है, वहाँ काफी ठंड पड़ती है, खासकर रेगिस्तान के बीचों बीच। अतीत में कुछ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक वहाँ की ठंड की वजह से मर गए थे। अपना सिर हिलाते हुए जुबान हाउ ने जवाब दिया, जैसे ही उसने हाथ हिलाया और छोटे लकड़ी के घर के साथ साथ ऐसी हर चीज को मिटा दिया जिससे पता चलता कि नदी के किनारे कोई रुका था। हुश टिल्ड, क्या हमें सचमुच उसे अपने साथ ले जाना होगा? जैसे ही वे हवा में उठे, किंगी की आवाज सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जुबान हाउ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तलवार इतनी बड़ी नहीं थी और एक साथ दो लोगों का होना भी उसकी छोटी तलवार की क्षमता से कहीं ज्यादा था। अब चू यांग के आ जाने से जगह काफी तंग हो गई। भले ही जुबान हाउ उसे कंधे पर उठाकर ले गया हो। आह, समझ गया। अचानक एक विचार आया और जुबान हाउ ने उसे तुरंत अमल में लाते हुए चू यांग को अपने कंधे से उतारकर तलवार की नोक से जोड़ दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह अपनी ची और तलवार की नीयत से गिर न जाए। क्या ये सचमुच ठीक है गुरु? तलवार की नोक से हवा में लटकते चू यांग को देखकर किंग यी ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए जुबान हाउ से पूछा। जरूर टिल्डा, वह वैसे भी बेहोश है। जमीन से कई 100 मीटर ऊपर उड़ते हुए चू यांग को तलवार की नोक से लटकाने में कुछ भी गलत न देखते हुए जुबान हाउ ने किंग यी को आश्वस्त किया कि यह ठीक है, क्योंकि वह केवल वही स्वीकार कर सकती है जो जुबान हाउ ने उसे बताया था। मुझे इस बात का दुख है। कम से कम आप तो जागे नहीं हैं। ये सोचते हुए किंग यी ने सिर हिलाया और क्षमा प्रार्थी भाव से चू यांग के शरीर को हवा में शानदार ढंग से झूलते हुए देखा।
ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण गिर जाएगा। वापसी के रास्ते पर जुबान हाओ, किंग यी और चुयांग के एक इलाके से गुजरने के कुछ ही देर बाद एक नई कहानी सामने आई जिसमें एक आदमी के बारे में बताया गया था जो अपने सिर के पिछले हिस्से में तलवार लिए हवा में उड़ रहा था। लेकिन यह ऐसी बात थी जिसके बारे में चुयांग को लंबे समय तक पता नहीं चला। उड़ती तलवार संप्रदाय की ओर वापसी की यात्रा बिना किसी व्यवधान के हुई, क्योंकि चुयांग पूरे रास्ते बेहोश था और कोई भी डाकू दिखाई नहीं दिया। जहां उड़ती तलवार संप्रदाय स्थित था, वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर उतरते ही किंग यी और जुवान हाओ दोनों तलवार से कूद पड़े, क्योंकि जुवान हाओ ने चुयांग को उठा लिया और उसे ले गया। वापस स्वागत है बड़े जुबान। आप किसे ले जा रहे हैं? जैसे ही वे दोनों उड़ती तलवार संप्रदाय के सामने शहर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाला एक आंतरिक बड़ा व्यक्ति बाहर आया और जुबान हाओ द्वारा अपने साथ ले जाई जा रही बेहोश लाश पर प्रश्नवाचक दृष्टि डालते हुए पूछा। संप्रदाय में वापस आते समय मुझे ये लड़का घायल अवस्था में मिला और पता चला कि वह काफी प्रतिभाशाली है, इसलिए मैंने उसे अपने साथ वापस लाने का निर्णय लिया। ठीक है। उसकी ओर एक अजीब सी नजर डालते हुए भीतर के बुजुर्ग ने उन्हें और अधिक देर तक नहीं रोका और जल्दी से अपने स्थान पर लौट गया। यदि कोई मुख्य बुजुर्ग किसी अनजान व्यक्ति को अपने साथ वापस ले आए तो वह कौन होता है जो इस पर सवाल उठाता? गुरुजी, क्या इस आदमी को हमारे साथ वापस लाना वाकई ठीक है? किंग यी ने भीतर के बुजुर्ग की तरफ देखा और पूछा। जब उसने अपने गुरु से कहा कि वह एक ऐसे घायल व्यक्ति को उठाकर वापस लाया है जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था, तो उसने जो अजीब नजर से उसे देखा था, किंग यी को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह आदमी शायद बस इस बात से चिंतित है कि वह छोटा लड़का जासूस है या ऐसा ही कुछ। किंग यी के संदेह की परवाह न करते हुए जुबान हाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया और संप्रदाय की ओर चल पड़ा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किंग यी ने जवाब में कुछ नहीं कहा और सोचा कि उसके मालिक ने जो कहा था वह एक अच्छा कारण लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अभी भी लग रहा था कि स्थिति में कुछ गड़बड़ है। शायद उसने इसके बारे में बहुत अधिक सोच लिया था। आखिरकार फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में मुश्किल से एक आदमी स्वर्गीय आकाश साम्राज्य के शीर्ष 4 संप्रदायों में से एक के लिए कितनी परेशानी ला सकता है। गुरु, रुकिए। ये देखकर कि जुबान हाओ पहले ही आगे निकल चुका है, किंग यी ने अपने विचार मन में कहीं पीछे छोड़ दिए और जुबान हाओ को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। इस बीच उड़ती तलवार संप्रदाय के अस्तबल में एक छायाबाज ने अभी अभी अपना सेवानिवृत्ति जीवन शुरू किया था। चीख चीख टिल्ड, इधर आओ इंसानों, मुझे और मांस चाहिए। भगवान छाया, मैं हाल ही में भुने हुए स्पिरिट मेमने के मांस के साथ शीघ्र ही वहां पहुंचूंगा। राक्षस जानवरों की देखभाल कर रहा एक शिष्य आया और मांस तैयार करने वाले क्षेत्र की ओर तेजी से दौड़ने से पहले छायाबाज को ये बात बताई। चीख, जल्दी करो मानव। युवा शिष्य की लुप्त होती आकृति को देखते हुए छायाबाज लौटकर पीठ के बल लेट गया और शिष्य के मांस के साथ लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। रिटायरमेंट ही जिंदगी थी, वह दिन भर आराम कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने दूसरे पुराने राक्षस जानवर को करते देखा था। आखिरकार वह अच्छी जिंदगी का आनंद ले सकता था। अब उसे एक पंख जितना कुछ भी नहीं हिला पाएगा। अध्याय 64, जानवरों को काबू करने वालों के पतन की योजना। उड़ती तलवार वाले संप्रदाय में लौटकर जुबान हाओ तुरंत संप्रदाय के गुरु से मिलने नहीं गया और उनसे यह बात नहीं की कि जानवरों को वश में करने वाले अपने आत्मिक पत्थरों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। इसके बजाय वह किंग यी के साथ अपने पर्वत शिखर पर स्थित अपने मंडप में लौट आया। गुरु, इस आदमी का क्या करें? क्या मुझे चिकित्सा विभाग से किसी को बुलाना चाहिए? मंडप में प्रवेश करते ही किंग यी ने पूछा, जब वह अभी भी बेहोश चुयांग को देख रही थी, जिसे उसके गुरु ने पास के सोफे पर फेंक दिया था। कोई जरूरत नहीं, वह जल्द ही जाग जाएगा। फिलहाल मुझे संप्रदाय के गुरु से कुछ गंभीर बात करनी है। मेरे लौटने तक कृपया उसका ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा। मेरी तरफ से जीरुओ को नमस्ते कहना। ये कहकर जुबान हाओ वहां से चली गई। इससे पहले कि किंग यी कुछ कह पाती, वह बस उसी दिशा में देख सकती थी जहां उसके गुरु गायब हो गए थे। जब यह आदमी जागेगा तो मैं इसे क्या बताऊं? उस मालिक ने इसे बेहोशी की हालत में अपहरण कर लिया था। ये सोचते हुए किंग यी ने चुयांग की तरफ देखा और सिर हिलाया और उस छोटे से कमरे से बाहर निकलकर, जिसमें वह भी थी, जीरुओ को ढूंढने चली गई। शायद उसे पता होगा कि जब उसके मालिक ने जिसे अपहृत किया था वह जाग जाएगा तो क्या करना है। जीरुओ से मिलने के रास्ते में किंग यी को उन जड़ी बूटियों की याद आई जो वह अपने साथ संप्रदाय में ले गई थी और जल्दी से जाकर छोटे कमरे से उन्हें ले आई। जीरुओ निश्चित रूप से उनमें से कुछ को अपने भोजन में उपयोग करने में सक्षम होगी। उसे कुछ मॉडल ग्रेड जड़ी बूटियां देने से कोई नुकसान नहीं होगा और बेहतर भोजन हमेशा बढ़िया रहेगा। जैसे ही जुबान हाओ अपने पर्वत शिखर से नीचे उतरा, उसने सोचा कि उसे उस छायाबाज से कैसे निपटना चाहिए जिसने उन्हें उज्ज्वल सूर्य शहर के रास्ते में अपनी पीठ से नीचे फेंक दिया था।
क्या उसे इसे खुली आग पर भूनना चाहिए या संप्रदाय के रसोई कर्मचारियों से इसे तैयार करवाना चाहिए ताकि वह इसे संप्रदाय के बाकी शिष्यों और बुजुर्गों के साथ साझा कर सके? हे, जुवान हाउ की एक दुष्ट हंसी सुनाई दी, जिससे पास के कुछ शिष्य डर गए और संप्रदाय के गुरु के मंडप की ओर बढ़ गए, क्योंकि वह उड़ती तलवार संप्रदाय के जानवरों को वश में करने वालों के पतन की योजना बना रहा था। इस तरह जुवान हाउ जल्द ही संप्रदाय मास्टर के मंडप के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। अंदर आइए, बड़े जुवान। एक 20-20 साल का युवक मंडप से बाहर आया और जुवान हाउ को अंदर बुलाया। ये फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय की युवा पीढ़ी का वर्तमान नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति लिंग सोंग था। अपनी साधना को देखते हुए जुवान हाउ ने पाया कि वह पहले ही आधार स्थापना क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका है और यह भी कहा जा सकता है कि वह पहले ही मूल संरचना क्षेत्र में आधा कदम आगे बढ़ चुका है। उसे सफलता पाने के लिए केवल एक हल्के से धक्का की आवश्यकता है। इस साधना क्षेत्र तक पहुंचना, जब वह केवल अपने मध्य 20वें वर्ष में था, वास्तव में प्रभावशाली था और यदि उसके साथ कुछ नहीं हुआ तो वह भविष्य में संभवतः नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंच जाएगा और उड़ती तलवार संप्रदाय का एक स्तंभ बन जाएगा। जुवान हाउ ने वास्तव में इस शिष्य के साथ बातचीत नहीं की थी, लेकिन वह जो कुछ भी बता सकता था उसके अनुसार वह एक सभ्य व्यक्ति था। एकमात्र बात जिसने जुवान हाउ को हैरान किया वह ये थी कि लिंग सोंग की प्रतिभा केवल 15 थी। उसकी वर्तमान उपलब्धियों को देखते हुए निश्चित रूप से उसकी प्रतिभा 15 से अधिक होनी चाहिए थी, लेकिन जुवान हाउ ने चाहे जितनी भी मेहनत की, संख्या वही रही। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि प्रतिभा के बिना भी आप अपनी सीमा को पार कर सकते हैं और सामान्यतः आपके लिए जो संभव है उससे अधिक कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें भविष्य में अपने शिष्यों की प्रतिभा का न केवल मूल्यांकन करना था, बल्कि उनकी इच्छाशक्ति और अन्य चीजों पर भी ध्यान केंद्रित करना था जो उन्हें साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर सकती थी। खैर, ये देखते हुए कि व्यवस्था उन्हें उच्चतर प्रतिभा वाले शिष्यों को लेने से रोक देगी। 50 की प्रतिभा के बाद क्या आएगा? 100। क्या उसे स्वर्गीय आकाश साम्राज्य में भी ऐसा कोई मिल सकता है? हाँ, अपने भविष्य की स्थिति के बारे में सोचते हुए एक आह भरते हुए जुवान हाउ ने लिंग सोंग की ओर रुख किया और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। लिंग सोंग ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जुवान हाउ को मंडप में ले गया। संप्रदाय प्रमुख का मंडप जुवान हाउ के मंडप से कहीं ज्यादा बड़ा था और उसे संप्रदाय प्रमुख को वर्षों से मिली तमाम तरह की बेतरतीब चीजों से सजाया गया था। एक प्राचीन खंडहर में मिली सुनहरी बुद्ध प्रतिमा से लेकर एक छोटी सी खिलौना गुड़िया तक, जो उन्हें अतीत में किसी सामान्य बच्चे से मिली थी। संप्रदाय के गुरु को स्वर्गीय आकाश साम्राज्य की अपनी अनेक यात्राओं से प्राप्त खजाने या चीजों की वास्तव में ज्यादा परवाह नहीं थी और वह ज्यादातर उसे बस किसी मंडप में टांग देते थे या प्रदर्शित कर देते थे और कुछ ही मिनटों बाद उसे भूल जाते थे। जुवान हाउ को अभी भी वह समय याद है जब वह पहली बार संप्रदाय प्रमुख के मंडप में गया था। तब उसने सोचा था कि वह किसी संग्रहालय में आ गया है जहां हर जगह असाधारण वस्तुएं प्रदर्शित की गई थीं। उस समय उन्होंने मंडप के एक कुख्यात कमरे का भी दौरा किया था। कमरा उन सभी चीजों से भरा हुआ था जो संप्रदाय मास्टर की यात्राओं से प्रदर्शित नहीं हुई थी और एक मजबूत आत्मा कलाकृति से लेकर एक यादृच्छिक दस्ताने तक कुछ भी वहां पाया जा सकता था। जुवान हाउ ने संप्रदाय के गुरु के बारे में कुछ अफवाहें भी सुनी थी कि वे लोगों को भंडारण कक्ष में जाकर कुछ चुनने की अनुमति देते हैं। कुछ को मजबूत कलाकृतियां मिली, जबकि अन्य जली हुई मोमबत्ती लेकर चले गए। अंत में जुवान हाउ ने सुना कि शिष्यों ने विजेता चुनने के लिए किसी प्रकार की प्रतियोगिता शुरू की थी, ताकि उन्हें संप्रदाय मास्टर के जुआ खजाने के कमरे में प्रवेश करने और अपनी किस्मत आजमाने की अनुमति मिल सके। अंदर आइए। मंडप के मध्य में स्थित एक कमरे के सामने पहुंचकर जुवान हाउ अपने विचारों से बाहर आया और उसने उस दरवाजे की ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला और जुवान हाउ अंदर आया, लिंग सांग थोड़ा पीछे हट गया। वह इस बात पर चर्चा करेगा कि जानवरों को वश में करने वालों से कैसे निपटा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि छायाबाज को उसके किए की सजा मिले। छायाबाज के बारे में सोचते ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जरा रुको, मैं तुम्हें अच्छा स्वाद चखाऊंगा। अध्याय 65। जानवरों को वश में करने वालों के संसाधनों का पुनर्वितरण। समय तेजी से बीत गया और जल्द ही 1 घंटा बीत गया जब जुवान हाउ संप्रदाय के पशु प्रशिक्षकों से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए संप्रदाय के मास्टर के कमरे में प्रवेश कर चुका था। कमरे से बाहर आते हुए जुवान हाउ के होठों पर मुस्कान थी और वह तेजी से मंडप से बाहर निकलकर अस्तबल की ओर चला गया, जहां संप्रदाय के पशु प्रशिक्षक रहते थे। लिंग सोंग, जो चुपचाप और आज्ञाकारी ढंग से दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा था, प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाया, इससे पहले कि जुवान हाउ पहाड़ की चोटी से नीचे गायब हो गया। वह केवल इतना देख सका कि एक छाया अचानक उसके पास से गुजर गई और फिर उसके मालिक के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया और फिर उसे वापस प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया। आखिर मुझे यहाँ 1 घंटे तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? ये सोचते हुए लिंग सोंग ने आह भरी और वह उस प्रशिक्षण पर वापस चला गया जो उसने जुवान हाउ के आने से पहले किया था। जुवान हाउ ने थोड़ी सी चर्चा के बाद ही संप्रदाय के मास्टर फैंग चेन के साथ एक समझौते पर पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली थी,
क्योंकि फैंग चेन खुद आसानी से देख सकता था कि जानवरों को वश में करने वाले लोग हर दिन कितने आत्मा पत्थर और अन्य संसाधन बर्बाद करते हैं। इसके बाद दोनों ने इस पर चर्चा की कि इनसे कैसे निपटा जाए और समस्या का एक सरल समाधान निकाला। दोनों ने जो समाधान निकाला वह यह था कि धीरे धीरे बीस टैमर्स को भेजे जाने वाले संसाधनों की मात्रा को कम किया जाए और देखा जाए कि शुरुआत में वे इसे कैसे संभालते हैं। फिलहाल जुवान हाउ को राक्षस जानवरों के अस्तबल के प्रभारी लोगों को कुछ आदेश देने और आने वाले परिवर्तनों से निपटने में उनकी मदद करने का काम सौंपा गया था। उम्मीद है कि इससे लंबे समय में जानवरों को काबू करने वालों को मदद मिलेगी और वे राक्षस जानवरों को अपने स्वामी या कुछ और की तरह व्यवहार करना बंद कर देंगे और सभी संप्रदायों के संसाधनों को दे देंगे। जब जुवान हाउ ने फैंग चेन से जानवरों को वश में करने वालों के बारे में बात की तो उसने ये भी सुना था कि वे सेवानिवृत्त राक्षस जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे। जुवान हाउ को यह बहुत हास्यास्पद लगा, क्योंकि अधिकांश राक्षस जानवर उम्र के साथ कमजोर नहीं होते, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ और अधिक शक्तिशाली होते जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ राक्षस जानवर ऐसे भी थे जिन्हें अपनी साधना में सफलता पाने के लिए हजारों वर्ष की आयु की आवश्यकता होती थी। ये सचमुच पहली बार था जब उसने किसी के बारे में सुना था जो राक्षस जानवरों के साथ नश्वर दुनिया की बुजुर्ग आबादी की तरह व्यवहार करता है। और उन्हें न केवल राक्षस जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, बल्कि संप्रदायों को जड़ी बूटियों से लेकर आत्मा पत्थरों तक के बहुमूल्य संसाधन भी खिलाने हैं, तथा तथाकथित सेवानिवृत्त राक्षस जानवरों को भी खिलाना है जो पूरे दिन बस इधर उधर घूमते रहते हैं। एल्डर जुवान, आप फिर से यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपने लॉर्ड शैडो को पहले ही वापस नहीं भेज दिया? शायद आप उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। जिस छोटे कद के एल्डर ने उन्हें पहले एक उड़ते हुए राक्षस जानवर को ढूंढने में मदद की थी, वह बाहर आया और चेहरे पर सवालिया निशान लिए पूछा, जैसे ही जुबान हाउ अस्तबल के सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। छोटे कद के बुजुर्ग की बात सुनकर जुबान हाउ थोड़ा अवाक रह गया और उसने अपना सिर हिलाया। तो जब छाया चिकन अपने आप वापस आ गया तो क्या इसका कारण यह है कि मैंने उसे वापस भेज दिया था? ऐसा लग रहा था कि जानवरों को काबू करने वालों को वास्तव में किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, अन्यथा भविष्य में उड़ती तलवार संप्रदाय के सभी खजाने उनके स्वामी द्वारा खा लिए जाएंगे। नहीं, मैं संप्रदाय के गुरु द्वारा पशु प्रशिक्षकों और उनके राक्षसी पशुओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संसाधनों के संबंध में एक नया सुधार पारित करने आया हूँ। ये कहते हुए जुबान हाउ मुड़ा और छोटे कद के बुजुर्ग के हाव भाव का निरीक्षण किया। उम्मीद थी कि कम से कम उसे अंदाजा तो होगा कि इसका क्या मतलब है। क्या उन्होंने अंततः उन अतिरिक्त मासिक स्पिरिट स्टोन्स को भेजने की मंजूरी दे दी जिनके लिए हमने 2 महीने पहले अनुरोध किया था? शानदार। छोटे कद के बुजुर्ग के चेहरे पर उत्साह और उत्सुकता को देखते हुए जुबान हाउ ने मन ही मन आह भरी, क्योंकि उसे वास्तव में कोई सुराग नहीं था कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के अस्तबल के प्रभारी इस छोटे कद के बुजुर्ग से कैसे बात की जाए। शायद उन्हें किसी नए व्यक्ति को कार्यभार सौंपना चाहिए। लो, ये संप्रदाय गुरु द्वारा किया गया सुधार है, बस इसे पढ़ो। छोटे कद के बुजुर्ग को और अधिक उत्तेजित न होने देने के लिए जुबान हाउ ने एक छोटा सा स्क्रॉल निकाला और उसे छोटे कद के बुजुर्ग को दे दिया। ये कैसे हो सकता है? सुधार पत्र पढ़ते ही छोटे कद के बुजुर्ग का चेहरा खुशी से भर गया और वह विश्वास से चीख पड़ा। जुबान हाउ ने ईमानदारी से सोचा कि उसने छोटे बुजुर्ग को गलत स्क्रॉल दिया था और जानवरों को वश में करने वालों के लिए संप्रदाय मास्टर के नए सुधार के बजाय यह एक स्क्रॉल था जिसमें बताया गया था कि कैसे छोटे बुजुर्ग का पूरा परिवार किसी तरह भयानक तरीके से मर गया था। मैं तुरंत कुछ संसाधन वापस लेने के लिए अंदर जाऊंगा। ये कहते हुए जुबान हाउ उस आत्माविहीन छोटे बुजुर्ग के पास से गुजरा और अस्तबल में प्रवेश किया। जुबान हाउ की राय में सबसे बुरी बात यह थी कि संसाधनों में कटौती जानवरों को वश में करने वालों के लिए नहीं थी, बल्कि ये संसाधन पुराने राक्षस जानवरों की सेवानिवृत्ति योजना के लिए समर्पित थे। ये जानना जरूरी था कि 20 टैमर्स के 70% से ज्यादा संसाधन रिटायरमेंट प्लान में चले जाते थे और अब नए सुधार ने उन संसाधनों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला कर लिया है। 20 टैमर्स को भेजे जाने वाले संसाधनों की मात्रा को एक झटके में 70% तक कम कर दिया गया है। तब संसाधन शिष्यों और प्राचीनों के पास जाएंगे ताकि उनकी साधना में सुधार करने में मदद मिल सके। ईमानदारी से जुबान हाउ को यह बहुत हास्यास्पद लगा कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय ने वर्ष भर में राक्षस जानवरों पर इतने सारे संसाधन बर्बाद कर दिए थे, फिर भी आज तक नवजात आत्मा क्षेत्र में एक भी राक्षस जानवर नहीं था। जानवरों को वश में करने वाले खजाने में प्रवेश करते समय जुबान हाउ वहां मौजूद जड़ी बूटियों और आत्मा पत्थरों की भारी संख्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इधर उधर आलस्य न करते हुए जुबान हाउ ने तुरंत ही जानवरों को काबू करने वालों को संप्रदाय के अन्य क्षेत्रों में ले जाना शुरू कर दिया। उन जड़ी बूटियों को मेडिकल हॉल में भेज दो और फिर उन्हें कीमिया हॉल में भेज दो। अनिच्छुक जानवरों को प्रशिक्षित करने वालों को कुछ आदेश देते हुए जुबान हाउ ने देखा कि सभी प्रकार के सांसारिक खजानों से भरा विशाल भंडार धीरे धीरे खाली हो रहा था, क्योंकि उन्हें संप्रदाय के अन्य स्थानों पर ले जाया जा रहा था जहां वे अधिक उपयोगी हो सकते थे।
ये देखते हुए कि इसे ऐसे ही छोड़ देना ठीक होगा, जुबान हाव ने जानवरों को वश में करने वालों की पैनी निगाहों के नीचे खजाने को उत्तेजित किया और अस्तबल के केंद्र की ओर अपना रास्ता बनाया जहां पुराने और मजबूत राक्षस जानवर रहते थे। उसके पास तलने के लिए एक बड़ा चिकन था। अध्याय 66। छायाबाज की मृत्यु टिल्ड। चीख। इधर आओ इंसानों, मुझे खाना लाने में इतनी देर क्यों कर रहे हो। चारों ओर घूमते हुए छायाबाज अपनी सुस्त स्थिति से उठा और उस मानव की ओर देखने लगा जो उसका भोजन लेने के लिए बाहर गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। चीख। क्या सारे इंसान कहाँ चले गए। चारों ओर देखने पर छायाबाज को एहसास हुआ कि अब वहां एक भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अन्य राक्षस जानवर भी दहाड़ रहे थे और इस अजीब घटना को देखकर भ्रमित होकर चारों ओर देख रहे थे। सारे इंसान कहाँ चले गए। क्या उन्हें उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए थी। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर छायाबाज और अन्य राक्षस जानवरों ने अचानक अस्तबल के केंद्र की ओर जाने वाले दरवाजे से आती हुई आवाज सुनी। उस दरवाजे से चाहे जो भी निकले, छायाबाज को लगता था कि यह कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये दरवाजा इतना भव्य क्यों है। अस्तबल के मध्य भाग की ओर जाने वाले दरवाजे की ओर देखते हुए जुबान हाव ने मन ही मनाह भरी, क्योंकि उसकी नज़र उन सभी कीमती धातुओं पर पड़ी जो विशाल दरवाजे को सजाने में बर्बाद की गई थी। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो उसने वास्तव में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे अंततः समझ आ गया कि जानवरों को काबू करने वाले लोग कितने बेकार थे। आत्मा ग्रेड धातु, एक दरवाजे के लिए सजावट के रूप में बर्बाद। हाँ, एक बार फिर अपने आप से आह भरते हुए जुबान हाव ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और उसने विशाल दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। चीख। गर्जन। जैसे ही जुबान हाव ने दरवाजा खोला, सभी प्रकार की पार्श्विक दहाड़ें सुनाई देने लगीं। चारों ओर देखते हुए जुबान हाव ने देखा कि कई राक्षस जानवर जमीन पर लेटे हुए आपस में दहाड़ रहे थे क्योंकि वे अपने मोटे शरीर को बड़ी मुश्किल से हिला पा रहे थे। जुबान हाव ने एक राक्षस जानवर को भी देखा जो एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बहुत मोटा था और कुछ मीटर हवा में उड़ने के बाद ही सीधे जमीन पर गिर गया और दर्द से कराहते हुए मदद के लिए चीखने लगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये राक्षस जानवर इतने दयनीय क्यों हैं। जुबान हाव को समझ नहीं आ रहा था कि वह उनका वर्णन कैसे करे, क्योंकि वे आलसी और अधिक खाए हुए घरेलू पालतू जानवरों की तरह दिखते थे जो क्रूर राक्षस जानवरों की तुलना में मुश्किल से ही चल फिर पाते थे। पिछली बार जब वह यहाँ आया था तो जुबान हाव ने यह नहीं देखा था कि उड़ती तलवार संप्रदाय के राक्षस जानवर वास्तव में कितने पतित और कमजोर थे। ये केवल अब था, बिना मनुष्यों की मदद के, उसने देखा कि उड़ती तलवार संप्रदाय के राक्षस जानवर कितने बेकार हो गए थे। अगर कोई दूसरा संप्रदाय आ जाए और उड़ती तलवार वाले संप्रदाय के राक्षस जानवरों को देख ले तो क्या होगा। कितनी शर्मनाक बात है। दहाड़ टिल्ड। प्रवेश द्वार के करीब खड़े एक मोटे बाघ जैसे राक्षस जानवर ने जुबान हाव को देखा और जल्दी से उस पर दहाड़ दिया। यह एक भूखे व्यक्ति की तरह था जिसे अंततः कुछ पकड़ने को मिल गया, क्योंकि मोटा बाघ राक्षस जानवर खुशी से जुबान हाव के पास लुढ़क गया और उस पर थोड़ा और दहाड़ते हुए कहा कि वह आगे बढ़े और उसके लिए कुछ भोजन ढूंढे। गर्जन। ये देखकर कि मानव अभी भी नहीं हिला है, मोटे बाघ राक्षस ने भ्रमित होकर अपना सिर उठाया और जुबान हाव की ओर देखा, लेकिन उसे एक बर्फीली निगाह मिली जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। आर गर्जना। एक कमजोर दहाड़ लगाते हुए मोटे बाघ को अभी भी अपनी स्थिति समझ में नहीं आई, क्योंकि उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। लगता है आज रात हमें बाघ दानव का मांस भी मिलेगा। गर्जन। रोल टिल्डर रोल टिल्डर रोल टिल्डर। मनुष्य की बात सुनकर बाघ राक्षस ने घबरा कर दहाड़ लगाए और दूर लुढ़कने की कोशिश की। जो इंसान आया था वो मोटे बाघ जैसे राक्षस की नजर में किसी राक्षस से कम नहीं था। उसने पहली बार सुना था कि कोई इंसान उसे खाना चाहता है। वो इंसान जो उसे खिलाते पिलाते थे कहाँ चले गए। हो सकता है कि ठंडे चेहरे वाले मानव ने उनके साथ कुछ किया हो और इसीलिए वे गायब हो गए हों। यह विचार मोटे बाघ राक्षस जानवर के मन में आया, साथ ही आसपास के राक्षस जानवरों के मन में भी, जिन्होंने अब तक अपना ध्यान बाघ राक्षस जानवर और मानव की ओर मोड़ लिया था। चीख। वह मानव यहाँ कैसे आया। अन्य राक्षस जानवरों के पीछे एक छायाबाज ने जुबान हाव को उस समय देख लिया था जब वह दरवाजे से अंदर आया था और घबरा गया था। जो कुछ उसे पता था उसके अनुसार मानव स्पष्ट रूप से उड़ती तलवार संप्रदाय में महत्वपूर्ण था और मानव सेवकों के गायब होने का कारण भी संभवतः उसी से संबंधित था। लेकिन अतीत में जब ये कुछ लोगों को परेशान करता था तो वे कभी भी इसके लिए वापस नहीं आते थे और परेशानी की तलाश करते थे। वे आमतौर पर इसे अकेला छोड़ देते थे। यह मानव मुसीबत ढूंढने क्यों वापस आया था। छायाबाज को यह नहीं पता था कि जिन लोगों को उसने पहले उड़ाया था वे जुबान हाव की तरह उड़ नहीं सकते थे और ज्यादातर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र के शिष्य थे। उड़ती तलवार संप्रदाय ने ज्यादातर ऐसी ही घटनाओं को दर्ज किया था, यहाँ तक कि शिष्यों का जहां भी जाना था वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। दुख की बात है कि छायाबाज के लिए जुबान हाव एक कमजोर शिष्य नहीं था और छायाबाज द्वारा फेंके जाने के बाद भी बच गया। तुम वहां हो।
छायाबाज को अन्य राक्षस जानवरों के पीछे छिपने की कोशिश करते हुए देखकर जुबान हाव ने एक हल्की मुस्कान दी और वह डरे हुए राक्षस जानवरों की भीड़ के बीच से चलता हुआ छायाबाज के सामने पहुंच गया। चीख। एक कमजोर चीख निकालते हुए छायाबाज ने अपने पंजे को कमजोर ढंग से अपने सामने लहराया और जुबान हाव को धमकाने की कोशिश की। स्वूश टिल्ड। जुबान हाव ने इंतजार नहीं किया और अपनी तलवार निकाली और छायाबाज के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। गर्जन, चीख, रोर। आसपास के राक्षस जानवर अब मृत छायाबाज और जुबान हाव को देखकर डरावनी आवाजें निकालने लगे, साथ ही वे कांपने लगे और निराशा से चीखने लगे क्योंकि उन्होंने खुद को छायाबाज के समान भाग्य से गुजरते देखा। उद्धरण चिन्ह। जुबान हाव ने राक्षस जानवरों की परवाह न करते हुए छायाबाज को पकड़ लिया और उसे असबल के मध्य क्षेत्र से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर घसीटना शुरू कर दिया। दानव जानवर विशेष रूप से पौष्टिक थे और उन्हें खाने वाले लोगों की ताकत में सुधार करने में मदद कर सकते थे। जुबान हाव ने संप्रदाय के बाकी शिष्यों के साथ छायाबाज के मांस को साझा करने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करने की योजना बनाई। स्वूश टिल्ड। रोआ। इससे पहले कि मोटा बाघ राक्षस कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह भी जमीन पर गिरकर मर गया। एक छायाबाज निश्चित रूप से सभी शिष्यों को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन यह मोटा बाघ राक्षस जानवर इसकी भरपाई के लिए पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। खुद पर मुस्कुराते हुए जुबान हाव ने बाघ राक्षस जानवर को पकड़ लिया और छायाबाज के साथ उसके शरीर को असबल से बाहर खींच लिया। मानसिक रूप से डरे हुए राक्षस जानवरों के एक समूह को पीछे छोड़ते हुए वे भयभीत होकर जुबान हाव की गायब होती आकृति को देख रहे थे। अध्याय 67। चू यांग जागता है। दो राक्षस जानवरों के साथ असबल से बाहर निकलते हुए जुबान हाव अजीब तरह से मुस्कुराया, क्योंकि उसने जानवरों को वश में करने वाले जानवरों के चेहरों पर बदले की भावना और व्याकुलता के भाव देखे जब वह उनके पास से गुजर रहा था। एल लॉर्ड शैडो, महामहिम, बड़े बाघ। ईमानदारी से कहें तो जुबान हाव को आश्चर्य हुआ कि क्या जानवरों को काबू करने वालों की पहले से ही जरूरत थी। लेकिन फिर उनके बिना फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के पास शिष्यों या संसाधनों के परिवहन में मदद करने के लिए कोई राक्षस जानवर नहीं होगा। संप्रदाय से गुजरते हुए जुबान हाव को काफी अजीब तरह से देखा गया क्योंकि वह दो राक्षस जानवरों को उड़ती तलवार संप्रदाय के भोजन कक्ष की ओर खींच रहा था। यद्यपि उनमें से अधिकांश लोग किसी भी चीज से अधिक डरे हुए लग रहे थे, लेकिन आखिरकार दोनों राक्षस जानवर मृत होने पर भी काफी क्रूर लग रहे थे। बड़े जुबान, आप यहाँ किस लिए आए हैं? एक युवा नौकर ने भोजन कक्ष से बाहर आते हुए घबराहट भरे चेहरे के साथ कहा। बीच बीच में वह जुबान हाव के पीछे खड़े दो विशालकाय राक्षस जानवरों को डरी हुई नजरों से देखता। मैं आपके भोजन कक्ष की मदद लेने आया हूँ, इन दो राक्षसी जानवरों को तैयार करने के लिए। ये काफी ताजे हैं और पकाने के लिए अभी भी काफी अच्छे होने चाहिए। उम्मीद है कि इनका कुछ सार अभी भी बचा होगा और इन्हें खाने वाले को कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन ये दोनों अभी केवल मूल निर्माण क्षेत्र में हैं, इसलिए ये ज्यादातर आधार स्थापना और क्यूई संघनन क्षेत्र के शिष्यों के लिए ही उपयोगी होंगे। ये कहते हुए जुबान हाव ने युवा सेवक के जवाब का इंतजार किए बिना सीधे उसके पास से गुजरते हुए भोजन कक्ष में प्रवेश किया ताकि प्रभारी बुजुर्ग से इस बारे में बात कर सके। बड़े जुबान, रुको। यह महसूस करते हुए कि जुबान हाव पहले ही भोजन कक्ष में प्रवेश कर चुका है, युवा नौकर लड़के ने जुबान हाव के पीछे दौड़ने से पहले जमीन पर पड़े दो विशालकाय राक्षस जानवरों की ओर एक आखिरी भयभीत नजर डाली। अन्य नौकर, जो उस समय भोजन सामग्री तैयार कर रहे थे, बर्तन और अन्य चीजें धो रहे थे, भोजन कक्ष में प्रवेश करते समय जुबान हाव की ओर देखने लगे। रसोई घर में काम कर रहे नौकरों की तुलना में जुबान हाव काफी अलग दिख रहा था और उसने काफी ध्यान आकर्षित किया क्योंकि अधिकांश लोग अपना काम करना बंद कर देते थे और बस उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते रहते थे। जुबान हाव को वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने इसे अनदेखा करना उचित समझा और जल्द ही वह भोजन कक्ष के रसोई घर वाले एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। ये वह स्थान था जहां भोजन कक्ष का प्रभारी बुजुर्ग रहता था और नौकरों की निगरानी करता था तथा ये सुनिश्चित करता था कि कुछ भी न हो। साथ ही वह भोजन कक्ष में प्रवेश करने वाले शिष्यों पर भी नजर रखता था। नमस्ते, बड़े साहब। बिना दस्तक दिए कमरे में प्रवेश करते हुए जुबान हाव ने भोजन कक्ष के प्रभारी वृद्ध व्यक्ति को चौंका दिया, क्योंकि अचानक व्यवधान पड़ने के कारण वृद्ध व्यक्ति अपने ध्यान की मुद्रा से लगभग उछल पड़ा। एल्डर एक्स जुबान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुरंत खड़े होकर एल्डर ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि वह सोचने की कोशिश कर रहा था कि कोई कोर एल्डर उसे डाइनिंग हॉल में क्यों ढूंढने आया है। मेरे पास बाहर कुछ राक्षस जानवर हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि डाइनिंग हॉल मेरे लिए तैयार कर दे। मुझे लगता है कि अगर आप आज के खाने में उनका इस्तेमाल कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। बुजुर्ग के आश्चर्यचकित चेहरे पर मुस्कुराते हुए जुबान हाव ने आने का कारण बताया। रात के खाने में राक्षस जानवर का मांस? क्या तुम सभी शिष्यों को राक्षस जानवर का मांस खिलाना चाहते हो? छोटे चेंग, बाहर राक्षस जानवर कितने बड़े हैं? जो उसने सुना उस पर संदेह करते हुए बुजुर्ग ने मुड़कर उस युवा नौकर लड़के की ओर देखा, जो अभी अभी छोटे से कमरे में पहुंचने में कामयाब हुआ था। बाहर जो राक्षस जानवर हैं, उनकी लंबाई कम से कम कुछ मीटर है।
मुझे नहीं पता, मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया। छोटा चेंग नाम का वह युवा नौकर लड़का वही व्यक्ति था जो पहले जुबान हाउ से मिला था जब वह भोजन कक्ष में आया था। लगता है मैं खुद जाकर देख लूंगा, लेकिन अगर वे काफी बड़े हुए तो मैं उन्हें आज के खाने में जरूर शामिल करूंगा। ये कहते हुए बुजुर्ग छोटे चेंग को अपने साथ घसीटते हुए राक्षस जानवरों का निरीक्षण करने के लिए बाहर निकल गया। लगता है मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगा। बड़े और छोटे चेंग की गायब होती आकृतियों को देखकर जुबान हाउ ने फैसला किया कि उन्हें ही राक्षस जानवरों की तैयारी करने दी जाए। आखिरकार बाघ राक्षस जानवर में ही काफी मांस था। ऐसा कहकर जुबान हाउ भोजन कक्ष से बाहर निकल गया और अपने पर्वत शिखर की ओर वापस चल पड़ा। मुझे आश्चर्य है कि क्या चुयांग अभी तक जाग गया है। तुम ही थे जिसने मेरी आत्मा जड़ी बूटी चुरा ली थी। चुराया? मैंने इसे बस उठा लिया। यह आपकी आत्मा की जड़ी बूटी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप कहते हैं कि यह है। यह क्या है? मंडप में घुसते ही जुबान हाउ ने देखा कि चुयांग और किंगली दोनों हथियार निकाले एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भी पल एक दूसरे पर हमला करने वाले हैं। थोड़ी दूर पर जीरो चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक झुंझलाहट भरी नजर थी। क्या हो रहा है? ये प्रश्न उसके मन में तब से आया था जब उसने अपने शिष्य और भावी शिष्य को एक दूसरे से भिड़ते देखा था। जुबान हाउ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और किंगी तथा चुयांग दोनों ने उसका सामना किया। आप कौन हैं? गुरुजी, आपको इस क्रूर व्यक्ति से निपटने में मेरी मदद करनी होगी। वह मेरे द्वारा एकत्रित की गई आत्मा जड़ी बूटी को चुराना चाहता है। चुयांग के चेहरे पर सतर्कता का भाव था जब वह जुबान हाउ का निरीक्षण कर रहा था, जबकि किंगी बहुत प्रसन्न दिख रही थी क्योंकि वह जुबान हाउ के पास गई और उसे बताया कि क्या हुआ था। तुम्हारी जड़ी बूटी का क्या मतलब है? मैंने इसे सबसे पहले पाया और इसे तब तक बढ़ने दिया जब तक ये परिपक्व नहीं हो गई। लेकिन तुम इसे ले गईं। जुबान हाउ को नजरअंदाज करते हुए चुयांग ने किंगी की ओर रुख किया और वह फिर से उससे बहस करने लगा। पहले मिल गया, अब परिपक्व हो गया। उफ, कौन यकीन करेगा? जरा भी हार न मानते हुए किंगी ने पलटकर चुयांग का सामना किया और उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दोनों को बहस करते देख जुबान हाउ को समझ नहीं आया कि क्या करे। आखिर क्या हुआ? अध्याय 68। चुयांग अचानक चाटुकार में क्यों बदल गया? जीरुओ की ओर देखते हुए जुबान हाउ ने बहस कर रहे किंगली और चुयांग को नजरअंदाज कर दिया और उसके पास चला गया। क्या तुम्हें पता है कि क्या हुआ? जहां तक मुझे पता है, वह युवक उठा और उसने देखा कि किंगी जड़ी बूटियां छांट रही है जो वह वापस लाई थी। उसके बाद उसने कहना शुरू कर दिया कि जड़ी बूटियों में से एक उसकी थी और उसने उसे चुरा लिया था या कुछ और। मुझे वास्तव में नहीं पता, क्योंकि वे पिछले आधे घंटे से ऐसे ही हैं और कुछ नहीं हुआ है। जुबान हाउ को अपने पास आते और उससे वर्तमान स्थिति के बारे में पूछते देख जीरुओ सीधी हो गई और जवाब देने की पूरी कोशिश की। तो चुयांग और किंगी इसलिए बहस कर रहे थे क्योंकि किंगी के पास एक जड़ी बूटी थी जिसके बारे में चुयांग ने दावा किया था कि वह उसकी है। अपने होठों से एक शांत आह भरते हुए जुबान हाउ मुड़ा और चुयांग और किंगी की ओर देखा जो अभी भी स्पिरिट जड़ी बूटी पर बहस कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि वह आत्मा जड़ी बूटी किंगी की थी, क्योंकि कोई भी यह विश्वास नहीं करेगा कि चुयांग ने उसके बारे में क्या कहा था कि आत्मा जड़ी बूटी को तब तक बढ़ने दिया जब तक वह परिपक्व न हो जाए और फिर उसे काटा, विशेष रूप से तब जब वह आत्मा जड़ी बूटी एक आत्मा घाटी में स्थित थी जिसकी संभवतः अभी तक खोज नहीं की गई थी। किंगी, अपने कमरे में वापस जाओ, मैं इस आदमी का ख्याल रखूंगा। उन दोनों को और बहस जारी न रखने का फैसला करते हुए जुबान हाउ ने दोनों को बीच में ही रोक दिया और किंगी को अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहा। गुरु, हल्के से मुस्कुराते हुए किंगी ने कमरे में पड़ी जड़ी बूटियां और स्पिरिट जड़ी बूटी जल्दी से उठा ली और चेहरे पर विजयी भाव लिए कमरे से बाहर निकल गई। चुयांग की तरफ देखकर शरारती मुस्कान देना न भूलते हुए वह गायब हो गई। इस तथ्य पर बहस करने का मौका भी न मिलने पर कि किंगी ने आत्मा की जड़ी बूटी ले ली थी और भाग गई थी, चुयांग को पता नहीं था कि क्या करना है, क्योंकि वह केवल अगले क्षेत्र में सफलता की अपनी संभावनाओं को फिसलते हुए देख सकता था। चुयांग को इस समय कुछ भी पता नहीं था कि क्या करना है। अभी हाल ही में वह एक अजीब जगह पर जाग गया था जिसके बारे में वह नहीं जानता था और उसकी आखिरी याद ये थी कि काले कपड़े पहने लोगों ने उसका पीछा करते हुए उसे बेहोश कर दिया था। लेकिन उसकी हालत काले कपड़े पहने लोगों द्वारा पकड़े जाने के परिदृश्य के अनुकूल नहीं लग रही थी। आखिरकार वह बिना रोक टोक के सोफे पर लेटा हुआ था। तभी उसने ये देखा, वह आत्मा जड़ी बूटी जो उसे अगले क्षेत्र में पहुंचने में मदद कर सकती थी और काले कपड़े पहने लोगों के हमले से बचने में मदद कर सकती थी। अपनी पूरी ताकत जुटाकर चुयांग ने जड़ी बूटी को पकड़ने और उसे खाने की कोशिश की, लेकिन एक असभ्य लड़की ने उसे पीछे धकेल दिया और उससे पूछा कि वह उसकी जड़ी बूटी क्यों लेने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह जाग गया। चुयांग को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस लड़की द्वारा अचानक उसे यह बताना कि जिस आत्मा जड़ी बूटी की उसने गुप्त रूप से देखभाल की थी और जिसे उसने अपनी भव्य भागने की योजना के तहत वर्षों तक उगाया था, उसे वास्तव में बहुत गुस्सा आया।
यहाँ तक कि जब जुवान हाओ अंदर आया तब भी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और उस असभ्य लड़की के साथ तब तक बहस करता रहा जब तक कि उसने अचानक अपने मालिक के बारे में कुछ नहीं कहा और उसके समय पर प्रतिक्रिया देने से पहले ही चली गई। क्या हम बात कर सकते हैं? अपने पीछे से अचानक आती आवाज सुनकर चू यांग आश्चर्य से उछल पड़ा और उसने जल्दी से मुड़कर उस व्यक्ति का निरीक्षण किया जो बात कर रहा था। आप कौन है चाचा? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चू यांग को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की क्योंकि उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। उस समय जुवान हाओ के शरीर से निकलने वाली आभा उसके लिए दम घोंटने वाली थी, क्योंकि चू यांग को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा है। वह चाचा निश्चित रूप से कोई ताकतवर व्यक्ति है। भागने से पहले ही चू यांग ने संगठन के नेताओं का ऐसा ही एक जबरदस्त आभामंडल महसूस किया था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि इस अनजान चाचा का आभामंडल उनमें से कुछ से थोड़ा ज्यादा ही मजबूत लग रहा था। अपने मन में चू यांग ने नोट किया कि उसे निश्चित रूप से उस डरावने चाचा को नाराज नहीं करना चाहिए जो अचानक प्रकट हुए थे। अंकल, लोग अचानक उसे ऐसा क्यों कहने लगे? वो तो सिर्फ 21 साल का था। शायद वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखता था। इस विचार पर अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए जुवान हाओ ने इसे अनदेखा करने का निर्णय लिया और इसके बजाय चू यांग पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके चेहरे पर अब कुछ खोई हुई सी झलक थी और वह उसे घूर रहा था। क्या तुम ठीक हो? जुवान हाओ ने चिंतित होकर पूछा। क्या कुछ हुआ है? उम्मीद है कि उसके 50 जोड़ साल के भविष्य के शिष्य को कुछ नहीं हुआ होगा। मैं ठीक हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, सर? एक नम्र और विनम्र भाव दिखाते हुए चू यांग एक दृढ़ इच्छाशक्ति और तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति से एक प्रथम श्रेणी के चाटुकार में बदल गया। आखिर क्या हुआ? आपका नाम क्या है? थोड़ी अजीब मुस्कान दिखाते हुए जुवान हाओ ने पूछा। मेरा नाम चू यांग है, सर। क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ? चू यांग ने अभी भी विनम्र भाव बनाए रखते हुए जुवान हाओ की ओर देखा और धैर्यपूर्वक उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। चू यांग, मैं समझ गया। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लाया था। मैंने तुम्हें एक आत्मा घाटी में बेहोश पाया था जब मैं संप्रदाय में वापस जा रहा था। मैंने देखा कि तुम अपनी उम्र के हिसाब से काफी प्रतिभाशाली हो, इसलिए मैं तुम्हें साथ ले आया। एक ठोस कारण बताते हुए जुवान हाओ ने काले कपड़े पहने लोगों को मारने के बारे में कुछ नहीं कहा और चू यांग से बस इतना कहा कि उसने उसे बेहोश पाया था और उसकी प्रतिभा के कारण उसे अपने संप्रदाय में वापस लाया था। बेहोश हो गया? मैं समझ गया। अपने पहले वाले तीखे स्वभाव में वापस लौटते हुए चू यांग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने ईमानदारी से आपको भी एक शिष्य के रूप में लेने के बारे में सोचा था, ये देखते हुए कि आप सभ्य माने जा सकते हैं और जैसा कि आप बता सकते हैं, मंडप इस समय काफी खाली है। उसे भर्ती करने के अपने इरादे के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हुए जुवान हाओ ने देखा कि चू यांग अचानक ठिठक गया और उसने जुवान हाओ की ओर देखा। महोदय, मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले से ही किसी संप्रदाय के सदस्य तो नहीं हैं? नहीं सर। तो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन सोचने दूंगा। बस अगर कोई सवाल हो तो यहाँ जीरो से मदद मांग लेना। इतनी छोटी सी बातचीत के बाद जुवान हाओ छोटे से कमरे से बाहर चला गया। उन्होंने पहले ही चू यांग को भर्ती करने का इरादा जाहिर कर दिया था और उनके मना करने की संभावना कम थी। कोई ना कोई उन्हें ढूंढ रहा था और इस समय उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा एक मजबूत समर्थन की जरूरत थी। और जीरो के साथ फ्लाइंग तलवार संप्रदाय के बारे में समझाने के लिए जुवान हाओ को यकीन था कि वह स्वीकार करेगा। आखिर स्वर्गीय आकाश साम्राज्य में कौन उड़ती तलवार संप्रदाय के बारे में नहीं जानता था? सैकड़ों वर्षों तक चली उग्रज्वाला संप्रदाय के साथ झड़पों के अलावा उड़ती तलवार संप्रदाय का वास्तव में कोई शत्रु नहीं था और स्वर्गीय आकाश साम्राज्य में इसे अपेक्षाकृत तटस्थ शक्ति माना जाता था। राज्य के अंदर केवल एक ही शत्रु था और बाहर कोई शत्रु नहीं था। अध्याय 69 कीमिया। चू यांग को अपने विकल्पों का पता लगाने और जीरुओं के साथ बात करने के लिए पीछे छोड़कर, अगर उसे कुछ समझ में आता है, तो जुवान हाओ किंगी के कमरे में चला गया। पहले के तर्क को देखने के बाद जुवान हाओ इस बात को लेकर काफी उत्सुक हो गया था कि किस प्रकार की आत्मा जड़ी बूटी चू यांग को किंगी के साथ लड़ने की अनुमति देगी, जबकि वह पहले से ही जानता था कि यह आत्मा ग्रेड की एक जड़ी बूटी थी। उसे कोई सुराग नहीं था कि यह किस प्रकार की थी, चाहे वह उच्च श्रेणी की हो या निम्न श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटी। जुवान हाओ को उस समय इसका कोई अंदाजा नहीं था। दस्तक दस्तक। किंगी के कमरे की ओर बढ़ते हुए जुवान हाओ ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी और जवाब का इंतजार करने लगा। अंदर आएं। सकारात्मक जवाब सुनकर जुवान हाओ ने दरवाजा खोला और किंगी के कमरे में चला गया। मंडप में शिष्यों के लिए बने अधिकांश कमरों की तुलना में ये कमरा बहुत बदल गया था और सामान्य बिस्तर से अलग, केवल एक छोटी मेज और अलमारी जैसे बुनियादी फर्नीचर से अलग, किंगी का कमरा सभी प्रकार की जड़ी बूटियों से भरा हुआ था। जड़ी बूटियों ने कमरे को किसी कीमियागर के रहने के कमरे जैसा माहौल दिया, न कि किसी मार्शल आर्ट के प्रशिक्षणरत शिष्य जैसा। उस समय बस एक चीज की कमी थी, साधना की गोलियां।
कीमिया आध्यात्मिक जड़ी बूटियों या पौधों या यहाँ तक कि कुछ विशेष वस्तुओं को गोलियों, औषधियों, अमृत और कई अन्य रहस्यमय वस्तुओं में बदलने की प्रथा थी, जिनका सेवन साधक विभिन्न प्रभावों के लिए कर सकते थे, जैसे कि उनकी साधना में वृद्धि, सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद, चोटों को ठीक करना आदि। इसका एक उदाहरण आधार स्थापना गोली है, जो कि क्यूई संघनन के 9वें चरण के साधकों के लिए लाभदायक है, तथा यह उन्हें आधार स्थापना क्षेत्र में पहुंचने में सहायता करती है। आमतौर पर सफलता पाने के लिए एक से अधिक फाउंडेशन स्थापना गोलियों की आवश्यकता होती है और इसे काफी मांग वाली वस्तु माना जा सकता है, लेकिन फाउंडेशन स्थापना गोलियों के साथ कई कमियां भी हैं। उदाहरण के लिए, डेंटियन के अंदर बनाया गया आधार स्तंभ आमतौर पर उस व्यक्ति की तुलना में कमजोर और अधिक भंगुर होगा जो स्वयं आधार स्थापना क्षेत्र में प्रवेश करता है। इसका परिणाम ये हुआ कि अधिकांश लोग फाउंडेशन स्थापना गोली का उपयोग सफलता के लिए एक सहायता के रूप में करते थे, तथा फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में बलपूर्वक सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक गोली का उपयोग करने के बजाय केवल एक गोली का सेवन करते थे। फिर भी, यह अभी भी समर्थन का एक बाहरी रूप था और इसमें कुछ कमियां थीं। यही कारण था कि जुवान हाउ ने किंगी को सफलता प्राप्त करने और फाउंडेशन स्थापना गोली के किसी भी समर्थन के बिना फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र तक पहुंचने दिया था। बाई परिवार से बाईफी को एक शानदार उदाहरण माना जा सकता है, क्योंकि उसने सफलता पाने के लिए फाउंडेशन स्थापना गोली का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण उसकी नींव और ताकत किंगी जैसी किसी की तुलना में कमजोर थी, जो स्वयं फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में पहुंच गई थी। हालांकि यह एक बड़ी कमी थी, फिर भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, क्योंकि यह किसी की साधना की गति बढ़ा सकती थी। इससे व्यक्ति तेजी से उच्चतर क्षेत्र तक पहुंच सकता था। सच कहूं तो जुवान हाउ को ऐसी बात बेवकूफी भरी लगी। आखिरकार, अगर आपकी नींव कमजोर होगी, तो भविष्य में यही आपको परेशान करेगा। ये भी एक कारण हो सकता है कि क्यों नवजात आत्मा साधकों की तुलना में कोर फॉर्मेशन साधक इतने अधिक थे, क्योंकि नवजात आत्मा क्षेत्र पहला क्षेत्र था जहां आपकी नींव का परीक्षण किया जाएगा और यह अपना महत्व दिखाना शुरू कर देगा। गुरु किंगी ने देखा कि उसके गुरु स्तब्ध थे और उसने धीमी आवाज में उनसे पूछा। ज्यादा जोर से बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उन्हें अचानक कोई ज्ञानोदय हुआ है या कुछ और। किंगी, क्या तुम्हें शायद कीमिया में रुचि है? जुवान हाउ ने सोचा कि जड़ी बूटियों और पौधों में किंगी की रुचि को देखते हुए वह भविष्य में एक अच्छी कीमियागर बन सकती है। रसायन विद्या, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। मैं वास्तव में रसायन विद्या के बारे में इतना नहीं जानता क्योंकि मेरे परिवार नहीं, पूरे ब्राइट सन सिटी में पहले कभी कोई रसायन शास्त्री नहीं था। मुझे बस इतना पता है कि वे गोलियां और औषधियां बनाकर बहुत सारा पैसा और खजाना कमाने में सक्षम हैं। किंगी को बात करते हुए देखते हुए जुवान हाउ ने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे जिज्ञासा से इच्छा से भर गया जब वह कीमियागर की भूमिका में पहुंची जो अपनी गोलियां और औषधियां बेचकर बहुत कुछ कमा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी शिष्या वास्तव में रसायन विद्या में रुचि रखती थी, लेकिन उस कारण से नहीं जैसा उसने सोचा था। मास्टर, क्या आप कृपया समझा सकते हैं कि कीमिया क्या है? ऊपर की ओर उठी आंखों से उसकी ओर देखते हुए और पिल्ला जैसी आंखें बनाने की पूरी कोशिश करते हुए किंगी ने धीमी और प्यारी आवाज में पूछा। जरूर, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। कीमिया आध्यात्मिक जड़ी बूटियों या पौधों या कुछ मामलों में, यहाँ तक कि कुछ विशेष वस्तुओं को गोलियों, औषधियों, अमृत में बदलने की प्राचीन प्रथा है। डिंग टिल्ड। जैसे ही जुवान हाउ ने किंगी को कीमिया के बारे में पढ़ाना शुरू किया, जुवान हाउ की चेतना के सागर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जिससे उसे तुरंत पता चल गया कि यह किसी तंत्र से आ रही है। संभवतः यह आवाज इस बात से संबंधित थी कि वह किंगी को कीमिया के बारे में पढ़ा रहा था। सिस्टम की ध्वनि सुनकर उत्पन्न हुई जिज्ञासा को दबाते हुए जुवान हाउ ने किंगी को पढ़ाना समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया तथा चेतना के सागर में प्रवेश करने से पहले एक शांत स्थान ढूंढा ताकि देख सके कि क्या हुआ। इस तरह जुवान हाउ ने अगला 1 घंटा किंगी के कमरे में बिताया, उसे कीमिया कैसे काम करती है इसकी कुछ बुनियादी बातें समझाते हुए और यह भी कि कीमियागरों द्वारा बनाई गई अलग अलग गोलियों और औषधियों की कीमत कितनी होती है। किंगी को विशेष रूप से तब आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि किसी आध्यात्मिक जड़ी बूटी या पौधे को गोली या औषधि में बदलने से उसका मूल्य कम से कम कई गुना बढ़ जाएगा। कुछ मामलों में तो कीमतें 1 दर्जन से भी अधिक गुना बढ़ जाएंगी। ये वास्तव में किंगी के लिए एक आंख खोलने वाली बात थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह अपने गुरु को इसके बारे में समझाती गई, उसकी कीमिया के प्रति जुनून बढ़ता गया। अध्याय 70, महाद्वीप का सबसे लाभदायक पेशा। जुवान हाउ ने जल्द ही किंगी को कीमिया की मूल बातें समझाना समाप्त कर दिया और वह चमकती आंखों से उसकी ओर देखने लगी। जाहिर है कि वह इसके बारे में और जानना चाहती थी। अगर आप और जानना चाहते हैं, तो आप संप्रदाय के कीमिया हॉल में जा सकते हैं। जहां तक मुझे पता है, वहां इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है और आपको वहां रहने वाले कीमियागर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उड़ती तलवार वाले संप्रदाय में कई प्रसिद्ध कीमियागर हैं। उसकी बात सुनकर किंगी ने और इंतजार करने की जहमत नहीं उठाई और जल्दी से अपने कमरे से गायब हो गई। शायद वह संप्रदाय के कीमिया हॉल की ओर जा रही थी।
हाँ, ये देखकर कि किंगी कितना उत्साही था, जुवान हाउ ने अपने आप में एक छोटी सी आह भरी। उसने बस अपना सिर हिलाया और अपने कमरे में वापस चला गया ताकि ये देख सके कि जब उसने किंगी को कीमिया की मूल बातें सिखाई थी, तो सिस्टम के साथ क्या हुआ था। चेतना के सागर में प्रवेश करते हुए जुवान हाउ ने सीधे उस नई खोज को देखा जो उसकी वर्तमान साइड क्वेस्ट के नीचे दिखाई दी थी। साइड क्वेस्ट, शिष्य किंग ही एक जर्नीमैन अल्केमिस्ट बन जाता है। पुरस्कार, कारीगर स्तर कीमियागर ज्ञान और कौशल। नया अतिरिक्त कार्य इस तथ्य से संबंधित था कि किंग ही की कीमिया में रुचि हो गई थी और वह एक जर्नीमैन कीमियागर बनने वाली थी। एकमात्र समस्या ये थी कि जुबान हाउ को कीमिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और अगर उसे उसके कौशल स्तर के अनुसार रैंक किया जाता तो उसे केवल एक प्रशिक्षु कीमियागर माना जाता, जो एक जर्नीमैन कीमियागर के स्तर से नीचे था। एक रसायनज्ञ के विभिन्न स्तरों को उनके द्वारा बनाई जा सकने वाली गोलियों या औषधियों के स्तर के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता था। उदाहरण के लिए, एक जर्नीमैन रसायनज्ञ आधार स्थापना क्षेत्र के साधकों के लिए उपयोगी गोलियां बना सकता था, जबकि एक प्रशिक्षु रसायनज्ञ क्यूई संघनन क्षेत्र के साधकों के लिए उपयोगी गोलियां बना सकता था। अल्केमिस्ट के विभिन्न कौशल स्तर इस प्रकार थे: अप्रेंटिस अल्केमिस्ट, जर्नीमैन अल्केमिस्ट, एक्सपर्ट अल्केमिस्ट, आर्टिजन अल्केमिस्ट और मास्टर अल्केमिस्ट। जुबान हाउ को जो पता था, उसके अनुसार कीमियागरों की बहुत मांग थी और पूरे स्वर्गीय आकाश साम्राज्य में केवल एक ही कारीगर कीमियागर था, और वह शाही परिवार का हिस्सा था, एक मास्टर कीमियागर के लिए। स्वर्गीय आकाश साम्राज्य जिस महान आकाश साम्राज्य के अधीन था, उसके बारे में कहा जाता था कि उस स्तर के केवल मुट्ठी भर कीमियागर थे। मास्टर कीमियागर क्षेत्र से ऊपर कुछ भी अनसुना था, क्योंकि अधिकांश कीमियागर बड़े साम्राज्यों में भी मास्टर कीमियागर क्षेत्र में ही अटके रहते थे। कहा जाता है कि मास्टर अल्केमिस्ट के ऊपर के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अंतिम व्यक्ति ने बहुत पहले ही इवारिया महाद्वीप छोड़ दिया था, ठीक अमर स्वप्नदर्शी की तरह, वह भी जाने के बाद वापस नहीं लौटा था। खैर, इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। ये सोचकर अपना सिर हिलाते हुए जुबान हाउ ने किंग ही की कीमिया सीखने की यात्रा में उसकी मदद करने का फैसला किया। आखिरकार, अगर वह एक मजबूत कीमियागर बन सकता है या उसका शिष्य एक मजबूत कीमियागर है, तो उसे परेशानियों के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे इवारिया महाद्वीप में यह बात सर्वविदित थी कि कीमियागरों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अतीत में उन्होंने कितने मित्रों के लिए गोलियां या अन्य प्रकार की औषधियां बनाई थीं। मास्टर दायरे में अल्केमिस्ट के लिए यह विशेष रूप से सच था, क्योंकि वे अपने अधीन साम्राज्य की ज्यादातर उपेक्षा कर सकते थे और अपनी मर्जी से काम कर सकते थे। एक मास्टर अल्केमिस्ट का एक शब्द आसानी से कुछ दर्जन डोमेन लॉर्ड्स को मदद के लिए अपनी ओर खींच सकता था। हालांकि मास्टर दायरे के अल्केमिस्ट की रैली करने की क्षमता बहुत प्रबल थी, फिर भी इसकी तुलना हीलर के सबसे लोकप्रिय पेशे से नहीं की जा सकती थी। हीलर पेशे को कीमियागर का एक और रास्ता माना जा सकता है, क्योंकि इसमें चोटों को ठीक करना और सभी प्रकार की औषधीय गोलियां और औषधियां बनाना शामिल था, लेकिन यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता था कि एक हीलर को हीलर कहलाने के लिए भी कीमिया के संबंधित दायरे की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि एक मास्टर हीलर एक मास्टर कीमियागर भी था। इसके परिणामस्वरूप हीलर पेशा इवारिया महाद्वीप पर सबसे दुर्लभ व्यवसायों में से एक बन गया। मास्टर हीलर की शक्ति में केवल डोमेन लॉर्ड साधक ही शामिल नहीं थे, बल्कि डोमेन लॉर्ड दायरे से ऊपर के साधक भी शामिल थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वे कब घायल हो जाएंगे और उन्हें हीलर की मदद की आवश्यकता होगी। ये वाकई एक बहुत ही फायदेमंद पेशा था। चिकित्सकों की तुलना में कीमियागर तो कंगाल से ज्यादा कुछ नहीं थे। ये सोचते हुए जुबान हाउ को अचानक किंग ही की याद आ गई। शायद किंग ही भविष्य में किसी चिकित्सक का मार्ग अपनाए। आखिरकार, सिर्फ कीमियागर होने की तुलना में वे कहीं ज्यादा लाभदायक थे। अगर वह भविष्य में सचमुच एक उपचारक बन जाती है, तो बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसे शिष्य के साथ परेशानी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। डोमेन लॉर्ड्स की सेवा में तत्पर एक प्रतिभाशाली उपचारक की शिक्षिका बनने के विचार से मुस्कुराते हुए जुबान हाउ ने चुपचाप साधना शुरू कर दी। क्या तुमने जो कहा वह सच है? उड़ती तलवार संप्रदाय के एक बड़े हॉल में उप संप्रदाय गुरु जूफी ने अपने सामने एक दयनीय निर्दोष मेज पटक दी, क्योंकि उसके चेहरे पर एक भयानक भाव उभर आया था। तारांकन टकरा जाना। नेसेंट सोल विशेषज्ञ के अचानक हमले से मेज ढह गई और दयनीय अवशेष फर्श पर पड़े थे, साथ ही अब टूटा हुआ चाय का सेट भी था जो पहले मेज पर रखा हुआ था। शांत हो जाओ फेफेई, हम इस मामले में लापरवाही नहीं बरत सकते। संप्रदाय के गुरु फैंग चेन ने अब नष्ट हो चुकी मेज को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और क्रोधित जूफेई की ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है कि हम लापरवाही से काम नहीं कर सकते? वे कमीने स्पष्ट रूप से हमारे क्षेत्र से लोगों को ले जा रहे हैं। अगर एल्डर जुवान को अपने शिष्य के साथ बाहर जाते समय इस बारे में पता नहीं चलता, तो हमें ये समझने में कितना समय लगता कि ब्लैक रोज संप्रदाय के साथ हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ शहर गायब हो गए हैं। और एल्डर जुबान ने जो कहा, उससे तो साफ है कि ये कमीने दूसरों की जीवन शक्ति और क्यूई को सोखने के लिए किसी शैतानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये जानते हुए भी कैसे शांत रह सकती हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है?
गुस्से में उठकर जूफी ने गुस्से से हमला किया और बड़े हॉल में बचा खुचा फर्नीचर भी तोड़ दिया। हाहा, मैं इस बारे में स्वर्गीय आकाश साम्राज्य और अन्य संप्रदायों से संपर्क करूंगा। एल्डर जुबान द्वारा वर्णित राक्षसी तकनीकें आखिरकार महान आकाश साम्राज्य द्वारा प्रतिबंधित हैं। उनके द्वारा इसे इतने खुलेआम इस्तेमाल करने से मुझे डर है कि जल्द ही कुछ खतरनाक होने वाला है, इसलिए हमें सावधानी से काम करना होगा। क्या तुम फेफेई को समझती हो? सख्त चेहरा बनाते हुए फैंग चेन ने जूफेई को डांटा, जबकि संबंधित व्यक्ति ने हॉल छोड़ने से पहले गुस्से से मुंह बनाया। मुझे आशा है कि मैं बस व्यर्थ की चिंता कर रहा हूं। खुद से यह कहते हुए फैंग चेन ने जाने से पहले खाली हॉल को देखा। उन दोनों के बीच की मुलाकात जुबान हाउ की ब्लैक रोज संप्रदाय के लोगों के साथ मुठभेड़ और उनके द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित राक्षसी तकनीकों के खुले तौर पर उपयोग के बारे में थी। यह क्या है? कुछ घंटों बाद एक नौकरानी खाली हॉल में दाखिल हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्रोधित जू फेई द्वारा किए गए नुकसान को साफ करने में कम से कम कुछ दिन लगेंगे।